नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर तो है मगर असल में आज भी एक दौर में जी रहा है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। एक तरफ दुनिया रॉकेट को स्पेस में भेज रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रची जा रही है और दूसरी तरफ ये मुल्क अभी भी पुराने ज़माने के सख्त बंदिशों में कैद है। ये वो जगह है जहाँ से ना लोग बाहर निकल सकते हैं और ना ही बाहर लोग अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो तस्वीर दुनिया के सामने रखी जाती है वो कुछ और होती है। कैमरास के सामने चमकते चेहरे, रंग बिरंगे जुलूस और एक परफेक्ट सिस्टम की झलक दिखाई जाती है, मगर असल सच इन तस्वीरों के पीछे छुपा होता है। भूख का दर्द, तन्हाई की जलील करने वाली गहराई और आज़ादी की वो कमी जिसे देखकर बाकी दुनिया अपनी आज़ादी पर शुक्र अदा करती है। और यहीं से शुरू होती है नॉर्थ कोरिया की असल दास्तान, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ डिक्टेटरशिप और पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं बल्कि एक ऐसे मुल्क का मंजर है जो अपने ही लोगों को दुनिया से काट कर रखता है। सवाल ये उठता है, आखिर नॉर्थ कोरिया ऐसा क्यों है? ये सब कब से शुरू हुआ और इन अंधेरों के पीछे इन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय बासित। When night falls on the Korean peninsula, one side glows with light, while the other is consumed by darkness. This is North Korea, the most secretive nation on earth, a land where power is absolute, control is unquestioned, and fear is a way of life. But behind its borders lies a mystery, one that continues to challenge the entire world. This is the story of North Korea. नॉर्थ कोरिया के इस मुश्किल सफ़र की असल शुरुआत होती है 1945 में, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के जख्म से उबरने की कोशिश कर रही थी। पिछले 35 सालों तक कोरिया जापान के कब्जे तले अपनी सांसें लेता रहा, मगर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को शिकस्त हुई, कोरिया 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। ऊपर का हिस्सा नॉर्थ कोरिया कहलाया जो सोवियत यूनियन के असर में आ गया, और नीचे का हिस्सा साउथ कोरिया बना जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में चला गया। ये तकसीम सिर्फ एक लकीर काटने का अमल नहीं था, बल्कि दोनों कौमों के लिए एक ऐसी तकदीर थी जो उनके आने वाली नस्लों का रुख तय कर गई। गुजरते वक्त के साथ साउथ कोरिया एक खुला और तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया, जबकि नॉर्थ कोरिया सोवियत मॉडल के जरिए आहिस्ता आहिस्ता एक सख्त डिक्टेटरशिप में दलता चला गया। 1948 में किम टू संग ने अपनी हुकूमत बनाई, और ये वही लम्हा था जहां से सिर्फ एक ही खानदान ने ऐसी हुकूमत का सिलसिला शुरू किया जो नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए एक नासूर बन गया। उन्होंने अपने आप को ग्रेट लीडर कहलवाया, और फिर उनका चेहरा स्कूलों से लेकर गलियों की दीवारों तक हर जगह नजर आने लगा। इस कल्ट का अगला रंग 1950 में सामने आया, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। ये जंग 3 साल तक जारी रही, जिसे दुनिया कोरियन वॉर के नाम से जानती है। आखिर में दोनों हिस्सों के दरमियान सिर्फ एक डीमिलिटराइज्ड जोन रह गया, मगर इस जंग ने नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए एक मिलिट्री स्टेट बना दिया। और फिर शुरू हुआ वो निज़ाम जो डर और खौफ पर मबनी था। हुकूमत ने एक नया फलसफा पेश किया जिसे जूचे कहा गया, मतलब कि हम किसी पर इन्हिसार नहीं करते। बज़ाहिर ये खुद मुख्तारी का ऐलान था, लेकिन असल में ये महज एक प्रोपेगेंडा था जिसका मकसद दुश्मन को रोकना नहीं बल्कि अपने लोगों को पूरी तरह गुलाम बनाना था। हर घर में पोस्टर्स, हर स्कूल में लेक्चर्स और ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक पैगाम गूंजा करता था, लीडर हमारा खुदा है और हमारी ज़िंदगी उसके नाम है। स्कूल के बच्चे मैथ, साइंस और लिटरेचर से ज़्यादा अपने लीडर्स के सॉन्ग्स और कहानियाँ याद करते। अगर कभी कोई बच्चा घर जाकर कह देता कि टीचर ने लीडर के खिलाफ कुछ कहा, तो उस घर का पूरा खानदान गायब हो जाता। यहाँ गद्दारी सिर्फ एक शख्स का जुर्म नहीं बल्कि पूरे खानदान का किस्सा बन जाती, और जो लोग हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते उनका मुकद्दर होता लेबर कैंप। ऐसे कैंप्स जहाँ भूख, थकन और बेइज्जती इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती थी। ये वो हकीकत थी जो दुनिया की नजरों से छुपाई जाती, मगर नॉर्थ कोरिया के आम लोग हर दिन इसे अपनी किस्मत समझकर चलते रहे। 1948 में शुरू हुई ये हुकूमत 1994 में किम टू संग के इंतकाल के बाद उसके बेटे किम जोंग इल के हवाले हुई, और फिर 2011 में उसका बेटा किम जोंग उन सुप्रीम लीडर बना, जो आज भी नॉर्थ कोरिया का हुक्मरान है। ये नस्ली सिलसिला असल में मुल्क की तारीख का सबसे गहरा ज़ख्म है। हर लीडर ने अपने आप को मसीहा बनाकर पेश किया, लेकिन असल में उन्होंने अपने लोगों को और गहरी गुलामी में धकेल दिया। किम जोंग उन के दौर में जब दुनिया इंटरनेट, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया के जरिए और खुल रही थी, तब नॉर्थ कोरिया और भी ज़्यादा बंद होता गया। आम लोगों के लिए इंटरनेट का मतलब सिर्फ एक स्टेट इंटरनेट है, यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां सिर्फ वही तस्वीर दिखाई जाती है जो हुकूमत चाहती है। हर सर्च, हर क्लिक पर हुकूमत की नज़र होती है। टीवी पर सिर्फ वही चैनल चलते हैं जो लीडर की तारीफ करते हैं, और अखबारों में सिर्फ वही खबरें आती हैं जो हुकूमत लिखवाती है। यानी आप अपने घर में बैठे भी हों तो सोचने तक की आज़ादी सिर्फ लीडर की मर्ज़ी से मुमकिन है।
मगर सेंसरशिप का मतलब सिर्फ खबरों तक महदूद नहीं। पूरी दुनिया में जहां एक आम इंसान आराम से नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखता है या फेसबुक पर दोस्तों से बात करता है, वहीं नॉर्थ कोरिया में ये एक जानलेवा जुर्म है। अगर किसी ने छुपकर डीवीडी पर साउथ कोरिया ड्रामा देखा या किसी ने फेसबुक चलाने की कोशिश की तो उसका अंजाम या तो मौत होती है या फिर लेबर कैंप। ऐसे लोगों को गद्दार समझकर जिंदा कैद खानों में फेंक दिया जाता है, जहां उनकी सांस तक हुकूमत के रहमो करम पर होती है। और फिर उन कैद खानों की कहानियां जिन्हें सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। सबसे मशहूर मिसाल है शिन डोंग ह्यूक, जो नॉर्थ कोरिया के एक लेबर कैंप में पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। बचपन से उसकी परवरिश इस सोच के साथ हुई कि हुकूमत ही उसका खुदा है। उस कैंप में एक दिन उसने अपनी माँ और भाई को एक साथ पब्लिक एग्जीक्यूशन में फांसी पर लटके और गोली खाते देखा, सिर्फ इसलिए कि उन पर भागने का इल्जाम था। एक बच्चे के लिए अपनी माँ को इसी तरह खत्म होते देखना कैसा जख्म होगा। बाद में जब वो खुद भाग निकला और दुनिया के सामने अपनी कहानी सुनाई, तब दुनिया को समझ आया कि नॉर्थ कोरिया के कैंप्स असल में मौत के कारखाने हैं। ये कहानियां सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जिंदगी का हाल है जो हुकूमत से जरा सी भी बगावत करने की हिम्मत करता है। कैंप्स में भूख, कुटाई, थकन और बेइज्जती इंसान की रूह को तोड़ देती है। लोग दिन रात मजदूरी करते हैं और फिर भी एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। यही वजह है कि वहाँ जीना और मरना एक ही बात बन जाती है। मगर नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा चेहरा सिर्फ कैंप्स और सेंसरशिप तक महदूद नहीं। इस मुल्क की असल कुदरत उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 1990 की डिकेड में किम जोंग इल ने फैसला किया कि मुल्क को एक एटॉमिक पावर बनाना है और तब से ये रिसर्च छुपके चलती रही। 2006 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ जिसने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया को समझ आ गया कि ये मुल्क सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि असल हथियार का खतरा बन गया है। इसके बाद 2009, 2013, 2016 और 2017 में और भी ज़्यादा पावरफुल टेस्ट किए गए। आज के दौर में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 तक न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं और उनके मिसाइल्स अमेरिका तक को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। किम जोंग उनके लिए ये प्रोग्राम एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। उसका यकीन है कि जब तक उसके पास ये हथियार है तब तक दुनिया की कोई ताकत उसका रिजीम गिराने की हिम्मत नहीं करेगी। इसी वजह से हर सेंशन और हर प्रेशर के बावजूद नॉर्थ कोरिया अपने मिसाइल प्रोग्राम दिन ब दिन मजबूत बनाता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है, इतने मिसाइल्स, इतने टेस्टिंग और इतना डिफेंस सिस्टम चलाने की कीमत कौन चुकाता है? जवाब है नॉर्थ कोरिया का आम इंसान। इस मुल्क की इकोनॉमी सेंशन और आइसोलेशन की वजह से मुसलसल गिरती रही है। हुकूमत अपना पैसा डिफेंस और प्रोपेगेंडा पर उड़ा देती है और आवाम के लिए सिर्फ राशन बचा देती है। लेकिन जिंदगी का असल सहारा है ब्लैक मार्केट्स, जिन्हें जंग मैडन कहा जाता है। यहाँ से लोग खरीदो फरोख्त करके गुजारा करते हैं, मगर भूख का ये सिलसिला रुकने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबादी का एक बड़ा हिस्सा क्रोनिक मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। कई जगहों पर लोग घास, जंगली सब्जियां और इंसेक्ट खाने पर मजबूर हो गए हैं। गांव में बिजली का निजाम तकरीबन ना होने के बराबर है। लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और दीवारों पर लटके प्रोपेगेंडा पोस्टर्स उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो एक शानदार जिंदगी जी रहे हैं। हुकूमत उन्हें यकीन दिलाती है कि बाहर की दुनिया का हाल इससे भी बुरा है। ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आवाम के जहन में एक बबल बनाती है। उन्हें ये समझाया जाता है कि दुनिया उनके खिलाफ है और सिर्फ लीडर्स ही उनका रखवाला है। इसी सीज मेंटेलिटी की वजह से जब भी दुनिया नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाती है, आवाम उन्हें दुश्मन समझने लगती है और इस तरह लीडर को और मजबूती मिलती है और फिर ये बबल खुद दुनिया के लिए एक चैलेंज बन जाता है। जब भी साउथ कोरिया और अमेरिका अपनी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करके जवाब देता है। हर ड्रिल्स के जवाब में एक मिसाइल और हर मिसाइल के जवाब में एक नया सैंक्शन। ये सिलसिला अब एक साइकिल बन चुका है जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ आवाम का होता है। चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े अलाइज हैं। चाइना चाहता है कि ये मुल्क एक बफर स्टेट बना रहे जो उसके और अमेरिका के दरमियान शील्ड का काम करे। लेकिन कभी कभी प्योंगयांग का न्यूक्लियर एम्बिशन खुद बीजिंग के लिए परेशानी बन जाती है। रशिया भी उनकी हिमायत करता है, मगर असल में दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजी बचाना होती है, ना कि नॉर्थ कोरिया आवाम को रिलीफ देना। और आज के दौर में सालों की सैंक्शन ने मुल्क की इकोनॉमी को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है, मगर रेजिम अभी तक जिंदा है सिर्फ इसलिए कि आवाम के पास सोचने की आज़ादी तक नहीं है। और जब सोचने की आज़ादी छीन ली जाए तो बगावत कैसे होगी। मगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ खौफ का मुल्क नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हकीकत को आज भी चमकती हुई झिलमिल से छुपाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया को दिखाया जाता है कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, जैसे समंदर के किनारे बनाया गया वॉन्सन कैल्मा रिसोर्ट। बाहर से देखो तो लगता है जैसे ये एक लग्जरी पैराडाइज हो, लेकिन असल में इस प्रोजेक्ट के पीछे वही लोग हैं जो दिन रात 3-3 शिफ्ट में ज़बरदस्ती मजदूरी करते हैं और उनके बदले में आज भी उन्हें 1990s वाली तनख्वाह दी जाती है जो एक फैमिली के लिए मकई के दाने तक खरीदने के काबिल नहीं होती। इसीलिए घर का खर्चे का ज़्यादा हिस्सा तकरीबन 70% औरतों के कंधों पर आ गिरता है। ये औरतें
जंग मर्डेंग यानी ब्लैक मार्केट्स में छोटी छोटी चीजें बेचकर अपने बच्चों का पेट भरती हैं। लेकिन इस स्टेज को जिंदा रखने के लिए हुकूमत सिर्फ फोर्स लेबर पर नहीं टिकती, वो नए नए रिश्ते भी बनाती है। मिसाल के तौर पर रशिया के साथ गहरी दोस्ती, नए रेलवेज और ब्रिजेस के वादे, खाने पीने की चीज़ों का एक्सपोर्ट, सब कुछ इसलिए कि उनके पास और ज़्यादा पैसा है, मगर ये पैसा ना अवाम तक पहुंचता है ना उनके खाली बर्तन भरने के काम आता है। ये सब सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स में जाता है जो रिजीम की कुर्सी को और मजबूत बनाते हैं। हत्ता कि यहाँ टेक्नोलॉजी भी एक नया हथियार बन गई है। नॉर्थ कोरियन IT एक्सपर्ट्स दुनिया भर की कंपनीज में रिमोट जॉब के नाम पर घुस जाते हैं। कोडिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जरिए मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं जो सीधा हुकूमत की जेब में गिरता है, मगर आवाम, उनके लिए हालात और भी तंग होते जा रहे हैं। बॉर्डर टाउन जैसे हायसान जो कभी चाइनीज ट्रेड और स्मगलिंग की वजह से थोड़ा सा राहत महसूस करते थे, अब फिर से अंधेरों में डूब चुके हैं। कोविड-19 के बाद नए फेंसेस बन गए, सिक्योरिटी और सख्त हो गई, रेमिटेंस पर भारी टैक्सेस लगाए गए और हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। जहां कभी लोग एक नई जिंदगी का ख्वाब देखते थे, वहां अब सिर्फ पुलिस और बॉर्डर गार्ड्स के खौफ के निशान बचे हैं। और इस खौफ को और गहरा बनाती है वो सीक्रेट स्पाई फोर्स जो हर वक्त आवाम पर नजर रखती है। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर, सब पे इनके एजेंट छाए होते हैं। अगर किसी ने हुकूमत के खिलाफ जरा सा एक लफ्ज़ भी कहा तो अगले दिन वो इंसान गायब हो जाता है। और आवाम को ये भी समझा दिया गया है कि वो 3 ग्रुप्स में बटे हैं। सबसे ऊपर वो जो लीडर्स के वफादार हैं, जिन्हें कुछ सलाहियत मिलती हैं, बीच में आम लोग जो सिर्फ राशन और झूठे वादों पर गुजारा करते हैं, और सबसे नीचे वो जो थोड़ा भी शक के दायरे में आ जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी सिर्फ कैंप्स, पनिशमेंट और मौत का इंतज़ार बन जाती है। ये पूरा निज़ाम सिर्फ धंधे से नहीं बल्कि इल्यूजन और स्पाइंग के जरिए जिंदा रखा गया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। नॉर्थ कोरिया जितने भी अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वक्त के साथ दरारें पड़ जाती हैं। जब बॉर्डर के शहरों के लोग छुप छुप कर चाइनीज रेडियो सिग्नल सुनते हैं, जब किसी के हाथ USB ड्राइव पर साउथ कोरियन ड्रामास लग जाते हैं, जब ब्लैक मार्केट्स में मोबाइल फोन छुप कर चलाए जाते हैं, तब आवाम को एहसास होता है कि दुनिया उन झूठों से बहुत अलग है जो उन्हें कभी दिखाई जाती है। और फिर एक नया जज्बा जन्म लेता है, वफादारी का जज्बा। मगर यह वफादारी हुकूमत के लिए नहीं होती, ये एक दूसरे के लिए होती है। जब एक भूखा खानदान दूसरे को अपने राशन का हिस्सा दे देता है, जब एक दोस्त दूसरे को खौफ से बचा लेता है, तब एक छोटी सी लेकिन ताकतवर रोशनी अंधेरों के दरमियान जन्म लेती है। ये रोशनी अभी छोटी है, लेकिन यही वो चीज़ है जो किम के ख़ानदान की गिरफ्त को कमज़ोर से कमज़ोर करती जा रही है। आज भी हुकूमत लोहे की तरह मजबूत लगती है, लेकिन अंदर से अवाम के दिलों में एक नई तस्वीर बन रही है, आज़ादी की तस्वीर। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में हम नॉर्थ कोरिया के लोगों को खुली फिजाओं में सांस लेता देख सकें। तो ये थी नॉर्थ कोरिया की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।